चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस गति से होगा। तो दोस्तों दर्पण में दुगना हो जाता है तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। हाँ, दर्पण में, समतल दर्पण में जो किसी व्यक्ति का चाल होता है ना, दुगना हो जाता है तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा इसका। बस एक ही तो कंसेप्ट है, दुगना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती। वायुमंडल में कौन से किरण जो है प्रवेश नहीं कर सकती है, ये आपको बताना मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है यह प्रश्न। दोस्तों एक्स किरण जो है वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती है, इसका आंसर होगा बी, एक्स रेज, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनिए। अब इसमें तो सारा ऑप्शन हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन ए है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। बी में है प्रकाश निर्वात स्थिति में से नहीं गुजर सकता है। सी में है प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है। और डी में है प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। अब इसमें से गलत कथन चुनना है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, गलत कथन चुनना है, सही नहीं चुनना है, गलत चुनना है। तो देखिए इसमें सब तो सही लग रहा है, बी गलती लग रहा है। प्रकाश निर्वात स्थिति में से नहीं गुजर, निर्वात से तो प्रकाश आता ही है। प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक आ जाती है किरण के रूप में, ये तो निर्वात से गुजरती ही है। अब यहाँ कह दिया है कि गलत, तो ये गलत हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, गलत। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगें होती है। प्रकाश की तरंगें दोस्तों अनुप्रस्थ होती है ना। ये एक वीडियो में बनाया था आपको प्रकाश के बारे में, ध्वनि तरंग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रकाश के जो, देखिए प्रकाश है तब प्रस्थ हो जाएगा, इसका ट्रिक था ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना। सूर्य प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट परिवर्तित कौन कर देता है दोस्तों, हो जाएगा बी, सोलर सेल। सोलर सेल ही ऐसा कर पाएगा, सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए में है निर्वात में प्रकाश का वेग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। बी में है निर्वात में प्रकाश का वेग आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है किंतु तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सी में है निर्वात में प्रकाश का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है। और डी में है निर्वात में प्रकाश का वेग आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य से स्वतंत्र होता है। तो इसमें आपको चुनना है सही कथन। सही कथन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलने वाला जो है इसका, तो ये इससे स्वतंत्र हो जाएगा, है ना। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य से स्वतंत्र होता है प्रकाश का वेग, नहीं उससे चेंज होता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य से कोई मतलब इसका नहीं है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आपको पूरा फिजिक्स जो है प्रकाश का पूरा प्रश्न आपका हो रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं, बस बने रहिए वीडियो में। प्रकाश का वेग के बारे में यहाँ पर कहा गया है। प्रकाश का वेग के बारे में जो कथन है यहाँ पर आपको चुनना है। पहला है माध्यम के साथ परिवर्तित होता है, यही तो सही है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है ना। जैसे निर्वात में 3 × 10⁸ होता है ना। कांच में 2 × 10⁸ होता है, पानी में 2.25 × 10⁸, मतलब अलग अलग होता है ना। तो ये इसका आंसर ही हो जाएगा, बस यही तो करना है। चलिए अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता। वायुमंडल नहीं होता तो आपको बताना है। तो दोस्तों जब ये प्रश्न आ जाए ना ऐसा, तो हमेशा काला ही मारना चाहिए। काला, आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए,
क्या है, एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि, क्या प्रमाणित करती है, छाया की उत्पत्ति के बारे में बताना है। अब छाया कब होगा, जब किसी वस्तु पर आप प्रकाश लाइट मारिएगा तब ना। हाँ, तो क्या करता है देखिए, कह रहा है ए में प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, बी प्रकाश एक कण है, सी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, डी प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या प्रमाणित करता है जब छाया की उत्पत्ति होता है, तो छाया का उत्पत्ति होगा तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करेगी तब छाया की उत्पत्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंगे हैं कैसी है, पहला वैद्युत तरंगे, बी चुंबकीय तरंगे, आंसर आ गया दोस्तों, चुंबकीय तरंगे है ना। चुंबकीय तरंगे, जितने भी चुंबकीय 7 प्रकार के चुंबकीय तरंगे हैं वह प्रकाश की भांति ही गमन करता है, उसका गुण प्रकाश से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। जब ताप बढ़ेगा, किसी माध्यम को गर्म कीजिएगा, ताप बढ़ेगा तो उसके चाल पर क्या होगा, तो दोस्तों घटता है, उसका गति क्या होगा, घटेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारी आँखों में लेंस का काम है, क्या काम है, लेंस जो है हमारी आँखों में उसका क्या काम है ये बताना है आपको। आँखों में ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संवेदन भेजना, आँख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आँखों की सुरक्षा करना। ये इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है दोस्तों। आँख की फोकस दूरी को बदलना ही लेंस का काम होता है ना। अचानक आप कहीं भी देखते हैं तो देखते हैं तुरंत उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके ऊपर बन जाता है, वह दूर हो या नज़दीक हो, तो फोकस दूरी तुरंत बदल देता है, लेंस का यह काम है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका सामंजस्य हो जाएगा। ये जो पास की और दूर की जो वस्तु देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, सामंजस्य। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तु को ही देख पाता है तो इस स्थिति में उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। बस सी आंसर। पास की वस्तु देखे तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष, दोष में उल्टा मार देना है आंसर, है ना, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। अब देखिए दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है तो निकट का तो दिखाई देता होगा ना उसे, दूर की वस्तु नहीं देख रहा है तो मायोपिया हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया, आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है, एक व्यक्ति समीप की वस्तु को ठीक ठीक नहीं देख पाता है, वह पीड़ित है। देखिए समीप की यानी निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहा, तो मैंने आपको बताया है कि निकट की वस्तु नहीं देख रहा यानी दूर की वस्तु देख रहा होगा ना, तो निकट की वस्तु को ठीक ठीक नहीं देख रहा है तो इसे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि यह दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा और जिसको देखता है ना उसी का वह दोष हो जाता है। मतलब दूर की वस्तु देखेगा तो दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तु देखेगा तो निकट दृष्टि दोष, इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइपर मेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगला प्रश्न, समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है। एडजस्ट करना है फोकस दूरी को, तो नेत्र को कौन सहायता करेगा ये आपको जवाब देना है। तो दोस्तों सहायता करेगा
सिलिया पिंड, ये देखिए सिलिया पिंड यहाँ दिया है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है। अब निकट दृष्टि दोष है ना, तो अवतल लेंस हो जाएगा, आंसर ए। अब इसमें क्या ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है, देखिए लेंस दो होता है, पहला लेंस ये अवतल हो गया और दूसरा ये देखिए ये उत्तल हो गया, बीच में इसका पी होता है, मतलब कि पोल होता है। अब देखिए बीच में धंसा हुआ मतलब कि निकट आ रहा है, तो यह निकट दृष्टि दोष में सहायता करेगा, और दूर जा रहा है, बीच में ये दूर जा रहा है, तो ये दूर दृष्टि दोष में सहायता करेगा। समझ गए निकट और दूर का क्या खेल है। यहाँ पर दूर जा रहा है, दूर दृष्टि दोष को निवारण करेगा। ये देखिए बीच में निकट आ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करेगा, है ना। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का उपयोग करेगा। देखिए आँख नाक कान वाला जो डॉक्टर होता है ना, ये हमेशा अवतले दर्पण का प्रयोग करेगा। आप काहे करेगा जो बता देते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करेगा क्योंकि उसको प्रतिबिंब बड़ा चाहिए, और प्रतिबिंब बड़ा अवतल दर्पण में ही होता है, तो इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है। अपारदर्शी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, कौन सा बीमारी हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों इसको तो मोतियाबिंद कहा जाता है, आंसर डी हो जाएगा। मोतियाबिंद में अपारदर्शी हो जाता है आँख, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए दिल्ली में RRC में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का दोष नहीं है। मानव आँख का दोष नहीं है ये बताइए। पेलाग्रा आँख का दोष नहीं है दोस्तों। देखिए पेलाग्रा समझें, निकट दृष्टि दोष तो आँख का है ना, बिंदुकता आँख का ही है, दूरदृष्टि दोष आँख का ही है, तो पेलाग्रा यहाँ पर जो है अलग हो गया। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आँख के लेंस की फोकस लेंस का बदलाव किसकी वजह से होता है ना। फोकस लेंस में बदलाव करना है, आँख में जो लेंस होता है ना उत्तल लेंस, तो किसकी वजह से यह बदलाव होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, देखिए तो इसका हो जाएगा मस्कल यानी डी, है ना, सिलियरी स्नायु। सिलियरी स्नायु इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है ये बताना है। आँखों की दूरदृष्टि दोष इसका कारण बता दीजिए। पुतली के फैलने से, तो दोस्तों हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि लेंस की जो फोकस दूरी होता है, लेंस जो है मोटा हो जाता है, ऐसे मोटाई बढ़ जाती है। ये निकट दृष्टि में पढ़े थे। दूर दृष्टि में पढ़े थे कि लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, तो पतला हो जाने से जो है इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये हम लोग जाने थे। तो पुतली फैलना ही इसका कारण हो जाएगा दूरदृष्टि दोष का, है ना, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हाइपरमाइट्रोपिया का अर्थ है। दोस्तों हाइपरमाइट्रोपिया दूरदृष्टि होता है, आगे भी क्वेश्चन करवा चुके हैं हम लोग। और मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि दूर कौन जा रहा है दोस्तों, उत्तल लेंस में यहाँ पर दूर जा रहा है, बीच में दूर कौन जा रहा है, उत्तल लेंस में। दोस्तों इसका आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा, डी आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को चश्मे से
सही नहीं किया जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा दोष है जिसको चश्मा से सही नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों मोतियाबिंद जो होता है ना, यह चश्मा से दूर नहीं किया जा सकता है। इसमें सीधे ऑपरेशन, मोतियाबिंद में क्या होता है, सीधे ऑपरेशन करना पड़ता है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब वस्तु को खाली स्थान पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कहाँ पर रखेगा तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बताइए। ये प्रश्न है तो इसका पहला आंसर हो जाएगा फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर रखा जाता तो कोई अभिसरण लेंस में, अभिसरण मतलब कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, अभिसरण मतलब। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आँख के रेटिना पर बना बीम कैसा होता है, ये बताइए। आँख के रेटिना पर बना बीम कैसा होता है? दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर पहला में ही है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है, बताइए। छोटा दिखाई देता है, कौन सा लेंस हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना, अवतल लेंस होगा। लेंस दर्पण हमेशा अपोजिट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, समझे। अवतल दर्पण में बड़ा बनाएगा लेकिन अवतल लेंस में छोटा बनाएगा, उसका अपोजिट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, ये बताइए। मतलब कि मैग्नीफाइंग जो गिलास होता है वह किस दर्पण की तरह वह कार्य करता है, ये भी पूछ सकता है इसको घुमा करके। तो अभिसारी लेंस की तरह यह काम करता है, अभिसारी लेंस आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पानी में हवा के बुलबुले किसके जैसा कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पूछा गया है गुड्स गार्ड में, वाह, है ना। पानी में हवा के बुलबुले किसके जैसा, किसके भांति कार्य करेगा, बताइए। दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। किस लेंस की भांति? अवतल लेंस। यहाँ बी आंसर होने वाला है, रट जाइए, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस उसका अभिसरण करता है, ये बताइए। अभिसरण कौन लेंस करता है? दोस्तों अभी मैंने बताया है आपको कि अभिसरण करने वाला जो लेंस है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ही अभिसारित करता है, वस्तु को एक जगह लाता है, अभिसारित करता है। अवतल लेंस तो फैला देता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस में होता है, आवर्धक लेंस में क्या होता है, बताइएगा। दोस्तों आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस ही होगा, आंसर ये हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आँख के स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, जो निम्न के लिए स्वीकार है। अब बताइए दोस्तों, आँख पर स्पष्ट नहीं पड़ता है लेकिन उसको चित्र लेना है कैमरा से, बताइए इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका जवाब अवरक्त किरणें हो जाएगा, अवरक्त किरणें आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आइरिस का क्या काम है, बताइए। आइरिस का क्या काम है? आंसर ये हो जाएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करना। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस, है ना। कभी तेज प्रकाश, कभी धीमा प्रकाश, सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आइरिस। चलिए अगला प्रश्न है, किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बताना है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों उल्टा और वास्तविक, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए गुड्स गार्ड में पूछा गया है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, सीधा तो होता नहीं है, पार्श्व उल्टा दाएं बाएं और बाएं दाएं हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये बताइए। उत्तल लेंस का प्रयोग किस में होता है? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है माइक्रोस्कोप।
छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो प्रयोग में आता है उसमें केवल उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तत्व पर निर्भर करता है। रंग किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश का रंग, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लीजिए, है ना। तो दोस्तों ये ऑप्शन पढ़ने की कोई बात ही नहीं है ना। रंग तो तरंगदैर्घ्य पर ही निर्भर करता है। किसी भी प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य पर ही निर्भर करेगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए सारे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बने रहिए वीडियो में। निम्नलिखित में से किस वस्तु चुंबकीय तरंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बताइए। तरंगदैर्घ्य कम होती है, ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर डी होने वाला है, गामा किरण। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है ना। वेधन क्षमता जिसका अधिक होता है ना, गामा का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए